हेलो एवरीबॉडी स्कॉलर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा? पेपर वगैरह सब बढ़िया चल रहा होगा। तो साइंस का आज पेपर था। बहुत लोगों का आज चेहरा मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो थोड़ा मायूस बैठे हुए थे। लेकिन आज आपको क्या आप करके आए हैं, ये हम लोग अभी बस कुछ देर में क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या आप पढ़े हैं, क्या क्या आपको क्लियर करना है, क्या क्या आप कहीं गलती किए होंगे उसको भी देख लेंगे, ताकि आने वाले समय में कहीं गलती ना हो। हालांकि ये भी एनालाइज कर लेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बहुत सिंपल था यार, मतलब छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेक्शन सी पे जाएंगे। यार सेक्शन सी पे सबसे पहले क्यों? क्योंकि सबसे पहले फिजिक्स सबको रुलाता है। रुलाता है नहीं रुलाता है यार? सबको रुलाता है ना फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, बैकग्राउंड रनिंग, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, फिजिक्स जो है वो सबको सबसे ज्यादा रुलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से? फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, रे फ्रॉम द सन converge to a point 25 centimeter behind the convex lens. The distance at which the object is placed in front of the lens is to get the virtual images. कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर का लेंस है और तुमसे बोल रहा है कि बताओ वर्चुअल इमेज कब मिलेगा। अरे यार कन्वर्ज, देखो कन्वर्ज है ना, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया वर्चुअल इमेज तुमको तब मिलेगा जब तुम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उस केस में जो तुम्हारा लेंस टू गेट अ वर्चुअल, तो क्या पूछा है? द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद वाला। इसके बाद वाले में हम लोग देखेंगे क्या, रुको, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगला क्वेश्चन बोलता है टू रिस्टोर। देखो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेकेंड, ये तो पिछले का था। चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है कि टू रिस्टोर क्लियर विजन इन प्रेजेंस वो साइज ऑफ द आई बॉल हैज रिड्यूस। आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो गया है बेटा? रिड्यूस हो गया। आई बॉल का साइज रिड्यूस होने का मतलब अब इमेज कहां बनेगा? तुम्हारे जो रेटिना है उसके पीछे बनेगा। अब रेटिना के पीछे बनने का एक ही इलाज है, और उसका इलाज कौन है कि तुम क्या कर दो कि उसको पहले ही कन्वर्ज करा दो। और पहले कन्वर्ज कराने के लिए कौन से मिरर की लेंस की जरूरत पड़ेगी तुमको? कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। सीधा सीधा आंसर था। देखो कितना आसान फिर से क्वेश्चन था, एकदम मस्त जवाब आया यार। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, अगला तुम्हारा क्या होगा, अगला देखते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सीधा सीधा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मैं देखो थोड़ा सा पहले पेपर देखते ही मैं देखा यार कि कितना आसान क्वेश्चन सॉल्यूशन था, बहुत आसान। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स इन अ मीडियम एक्स। किसी मीडियम में एक्स कहां से जा रहा है? मीडियम वाई से। कहां से कहां जा रहा है? एक्स से किस में जा रहा है? वाई में, ठीक है ना। और एक्स से वाई में जा रहा है तो सिंपल तुमको पता है कि ये क्या बोल रहा है कि अवे फ्रॉम, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर अवे गया तो इसका मतलब तुम कहां से कहां जा रहे हो? डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहे हो। और डेंसर से रेरर, डेंसर में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रेरर में क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि आप तुम्हारा एक्स और वाई में डेंसर कौन है? तो डेंसर तुम्हारा क्या हो गया? वाई तुम्हारा डेंसर हो गया, और एक्स तुम्हारा क्या हो गया? देखो एक सेकंड, लाइट एंटर कर रही है कहां पे? एक्स में, और वो अवे जा रही है, यानी कि x क्या हो गया? रेरर हो गया, और y क्या हो गया? डेंसर हो गया। रेरर है यानी x में स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। x में स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। और रेरर है इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। बहुत आसान। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा जो आंसर है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सीधा सीधा इसका आंसर हो गया कि क्या ये रीजन इसका सही है? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन तुम्हारा क्या आ गया? ए। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 34 क्वेश्चन पूछ रहा है। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 34 क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो देखो नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना है, नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो जो लोगों को प्रॉब्लम होती है नियर बाई ऑब्जेक्ट देखने की, जो लोग नजदीक की चीजें नहीं देख पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि नजदीक जब वो देखते हैं तो इनका इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड द रेटिना। और उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग उसका पावर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी थिकनेस क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल है। तो इसका सिंपल थ्योरेटिकल आंसर है, तो आराम से दे दोगे। फिर स्टेट द रेंज एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। अगर नॉर्मल ह्यूमन आई का तुमको रेंज बताना हो तो कितना आसान हो गया यार। तुम अगर दूर की बात करो तो इन्फिनिटी,
फॉर कितना देख सकते हैं हम लोग, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। और अगर नजदीक की बात करें, नियर में देखें तो कहां तक देखेंगे, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर तुम देख लिए तो तुम्हारा मामला क्या हो गया, सेट हो गया, यानी कि तुम्हारा आंख सही है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या आ गया, ड्रॉ द डायग्राम शो द करेक्शन ऑफ। तो ये डायग्राम तो तुम लोग भाई इसके तो मास्टर हो, रे डायग्राम तो क्लासरूम में लगातार करवाए हो। तो रे डायग्राम डायरेक्टली तुमको क्या बनाना है, एक आई वॉल बनाना है और रे डायग्राम बना देना है। तो काफी आसान क्वेश्चन ये भी था, हमको कहीं अभी तक ऐसा क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया है एनकाउंटर होता हुआ जो थोड़ा भी डिफिकल्ट लगे। बाय द वे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ये क्वेश्चन बोल रहा है यार, बताओ ये क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में कितनी बार किए हैं, हर बार क्वेश्चन किया गया है। और इसमें क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि व्हेन द रे डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, अच्छा, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन। कितना आसान क्वेश्चन था यार, मतलब क्या ही बोलूं, क्लासरूम में जो पढ़े उसके हिसाब से तो बहुत आसान। उसके बाद देखते हैं व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट रे रिफ्रैक्टेड टू द ग्लास प्रिज्म इज रिवर्स हाउ विल द एंगल ऑफ डेविएशन चेंज। बेटा देखो तुम लोग पढ़े होगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है लाइट को तुम जिस रास्ते से भेजोगे वापस उसी रास्ते से जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव लेंस बता रहा है, फोकल लेंथ आपको कितना बता रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। यहां पर आपको कुछ खास नहीं करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले में सीधे सीधे सॉल्व कर दोगे, कुछ नहीं करना है, कुछ खास मेहनत तुमको यहाँ करना ही नहीं है। देखो चलो यहां देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, 1/f बराबर क्या होता है, देखो ये कौन सा है, मिरर है, लेंस है। तो लेंस वाले केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सीधा से तो माइनस क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखो ये लेंस लिखा हुआ है, लेंस का मतलब माइनस हो गया। फोकल लेंथ हम लोग माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे माइनस में, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। तो 1/ क्या हो गया तुम्हारा, -15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/30। तुम कह रहे हो सर ये u को माइनस क्यों लिए, बेटा u हमेशा माइनस रहता है, हमेशा याद रख लो, ठीक है ना, u हमेशा क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया वैल्यू, -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/30। इसको सॉल्व कर लो, 1/v बराबर तुम्हें कितना मिलेगा, -30 ये सीधा सीधा सॉल्व ही कर लेते हैं। ये 1/v बराबर क्या मिलेगा, -1/15 प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, ये हो गया तुम्हारा माइनस, इधर गया तो माइनस ही होगा ना यार, 1/30। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 30, एलसीएम ले लो, -2 -1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -3/30, और -3/30 में काट दोगे तो कितना आ गया तुम्हारा, -1/10, ठीक है। तो ये 1/v की वैल्यू -1/10 आई है, तो v बराबर कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। अब तुमसे क्या पूछ रहा है कि द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, हाइट का निकालना है, सीधा सीधा क्या करोगे, h2/h1 बराबर याद होगा तुमको, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होता है, इसमें लेंस के केस में v/u। तो v की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है, -10, और u की वैल्यू कितनी आई थी, देखो u बराबर कितना था, -30। तो ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/3, यानी कि वो 3 टाइम्स क्या आपको दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो क्लियर हो गया यहां तक। यहां पे हाइट ऑफ इमेज भी आसानी से तुम क्या कर लिए, निकाल लिए, मैग्निफिकेशन भी तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम द डीम व्हेन इलेक्ट्रिक हीट। ये क्वेश्चन यार एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन हमको दिखाई दिया है तुम्हारे पूरे फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में, वो ये है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि हमारे घर के अंदर जब ऐसा होता है कि हम हीटर लगाते हैं, तो हीटर लगाते ही हमारा बल्ब जो है वो डिम क्यों हो जाता है। ये अब एलईडी में तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा, एलईडी वाले हो तुम लोग, लेकिन कभी 100 वाट के बल्ब में जला के देखो, तुमको तुरंत दिखाई दे देगा कि हाँ बल्ब डिम होता है। तो डिम क्यों होता है, इसका सिंपल कारण है यार, एकदम बेसिक कारण है। तुम देखो कैसे निकालेंगे इस बात को, अगर तुमको सॉल्व करना है तो ये आप लिखे तो जरूर होगे, कैसे क्या करना होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा एक लगा हुआ है हीटर, ठीक है ना, एक लगा हुआ है तुम्हारा बल्ब, ठीक। अब देखो बल्ब लगा हुआ है और दोनों सोर्स क्या है तुम्हारा, वही सोर्स है,
अभी तो हालांकि वो सोर्स एसी होता है, मैं यहाँ डीसी दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम अभी हाई स्कूल में हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे इतना मान के चलते तुमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम अगर बोल रहे हैं वोल्टेज, तुम्हारा वोल्टेज कितना हो गया, ये तुम्हारा वोल्टेज है, ये बल्ब है और ये तुम्हारा हीटर है। अब तुम एक बात समझो कि पावर किसके पास ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, पावर किसके पास होगा ज्यादा, हीटर के पास। पावर किसके पास कम होगा, बल्ब के पास, ठीक है ना। अब ध्यान देना इस बात को कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल कंडीशन में, तो जिसके पास पावर ज्यादा है रेजिस्टेंस उसके पास कम होगा, और जिसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके पास पावर कम होगा, ठीक है ना। तो यहां सिंपली क्लियर हो गया, P1 ग्रेटर होगा किससे, P2 से, तो R1 जो होगा वो लेस होगा किससे, R2 से, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एक बात बताओ, उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, I1 जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा कि ग्रेटर होगा किससे, I2 से। अब ये तुम्हारा मान लो इसमें गया, ये तुम्हारा I2 है और ये तुम्हारा क्या है, I1 है। अब खुद बताओ अगर करंट कम जाएगा तो ये डिम ही जलेगा ना यार, ये क्या जलेगा, डिम ही जलेगा। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या हो गया, अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 स्टूडेंट श्वेता ऐसा सामने सामने वो परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ईच वन ऑफ देम कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो भाई रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करेगा, एरिया, लेंथ और मटेरियल पे, किस तरह का रेजिस्टेंस का मटेरियल है। अब इसी में बेसिस पे तुमको अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि श्वेता पुट a nichrome wire of length L in the circuit and after plugging it he noted the current in the ammeter। ऐसा पुट nichrome wire of the same thickness but twice of the length। लेंथ बढ़ाओगे, देखो याद रख लो, तुम लोगों को बताया था रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, तो लेंथ अगर डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल होगे, एरिया जो तुम डबल करोगे तो वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये इसी बेसिस पे क्वेश्चन था, सीधा सीधा आंसर तुमको देना है। फिर यहाँ पे एक और आर ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ क्या होगा, कि टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प। सिंपल सी बात है यार, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से हम उसको क्या यूज करते हैं, एज अ फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक लैम्प। अब आगे समझते हैं, कंडक्टर ऑफ द ब्रेड टोस्टर्स इन मेड अप ऑफ एन अलॉय रेदर देन। तो अलॉय जो आपका कंडक्टर्स होता है वो ब्रेड टोस्टर के अंदर, अलॉय टंगस्टन भी एक अलॉय है यार, मतलब अलॉय का इस्तेमाल ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। प्योर मेटल की स्टेबिलिटी, क्योंकि प्योर मेटल अच्छा कंडक्टर होता है, मेल्टिंग बहुत ज्यादा मेल्ट होने लगेगा, करंट ज्यादा पास करेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े हुए हो। अब बोल रहा है स्टेट द रूल विच गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अरे भैया लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल मैंने बताया था कि दो ही जगह करते हैं, एक तुम्हारा क्या आ गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। तो सीधा सीधा यहाँ पे इस्तेमाल कर लोगे और बता दोगे कि कैसे होगा। नेम एनी टू डिवाइस विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो दो डिवाइस अगर तुमसे पूछ रहा है तो एक तुम्हारा लाउड स्पीकर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, दो ऑप्शन आ गया, आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको बताना है, क्या बताना है, याद होगा लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल याद होगा कि ये किसको बताता है, फोर्स बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये करंट बताता है, लगा लो सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत आसान है, मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं। फिर बोल रहा है लिस्ट 3 पॉसिबल रीजन ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के 3 रीजन बता दो। तो सिंपल बात है, लूज अगर कनेक्शन होगा तो भी वहां पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इंसुलेशन पिघल गया तब भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारा या फिर तुम्हारा वायरिंग का जो कनेक्शन है वो सब सही नहीं रहा तो उस केस में भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो ही जाना है। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक हीटर की। बोल रहा है इन केस ऑफ ओवरलोड विल द फ्यूज प्रोटेक्ट द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द डैमेज। तो हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल में उसने क्या जोड़ दिया है, फ्यूज को। देख रहे हो इस गधा को, इसने क्या किया है, न्यूट्रल वाले वायर में फ्यूज को जोड़ दिया है। अब क्या होगा, तो न्यूट्रल वायर में तुम अगर देखो करंट जितना जाएगा उतना करंट आएगा, तो करंट अगर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है ये फ्यूज क्या होगा, मेल्ट होगा। तुम चाहे न्यूट्रल में लगाओ, चाहे तुमको कहां लगाना है, लाइव में लगाना है, लाइव में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, अब इस केस में ना जो तुम्हारा इलेक्ट्रीशियन है वो व्यवस्था बना दिया है कि तुम्हारा जो है वो बहुत जल्दी तेरा हुई हो, क्योंकि यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ अगर किसी को पकड़ लिया तो वो सीधा सीधा कहां जाएगा, स्वर्ग लोग, ठीक है ना। बाय द वे आते हैं, तो यानी यहाँ पे शॉक, आपको शॉक लग सकता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड एज 220 वोल्ट 2200 वॉट व्हाट शुड बी द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, रेटिंग ऑफ फ्यूज पूछ रहा है। अब बताओ इसमें कितना करंट मैक्सिमम जाएगा, तो वहीं से हम लोग निकाल देंगे। तो देखो पावर पता है तुमको, देखो याद होगा P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V। P कितना दिया हुआ है 200 2000। अब यहाँ पे कितना है 220,
काट दो 10 एम्पियर, यानी कि तुमको कौन सा फ्यूज चाहिए, कितने रेटिंग का फ्यूज चाहिए, 10 एम्पियर का, बस खत्म। इतना इजी पेपर था तुम्हारा फिजिक्स का, मतलब इतना आसानी से तुम इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। चलो अब केमिस्ट्री वाले सर तुमको केमिस्ट्री बताएंगे, उसके बाद तुम्हारा बायो चलेगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे। आई थिंक मजा आया होगा तुमको। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्ण नारायण मिश्रा। मैं आपके बीच में केमिस्ट्री सेक्शन बी का सोल्यूशन लेकर के हाजिर हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो इसका आंसर एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कौन नहीं देगा, सैचुरेट हाइड्रोकार्बन कभी नहीं देते हैं, अनसैचुरेट हमेशा एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो दो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैग्नीशियम रिबन को जब आप गर्म करेंगे या जलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो होता है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करता है, आपको बता भी है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोलॉगस सीरीज में कौन सा कंपाउंड जो बिलोंग नहीं करता है सेम कैटेगरी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये आपका जो है ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, तो आपको पता है जो आयंस होंगे जहां पर वही कर पाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं है मतलब कि सही नहीं, तो ये आपका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, तो इसके ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, क्योंकि ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। नेक्स्ट वन, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में जिंक का प्रोटेक्टिंग लेयर लगाया जाता है आयरन के ऊपर, और इसका ऑप्शन इस तरीके से आपका बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। इसका असर्शन है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक, हाँ बिल्कुल सही है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब थ्योरेटिकल चालू है, तो थ्योरेटिकल में मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा जिससे आप क्वेश्चन कर पाए। प्रिपरेशन आपको पता ही है, स्पॉन्जी क्यों होता है, स्पॉन्जी उसमें CO2 प्रेजेंट होता है, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है NaSCO3 का तो निकलता है इस वजह से। बाकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं प्रॉपर वे में जो लिखाया गया है, और एक्टिविटी बेस्ड है, जैसे कि आपने येलो PPT आपका फॉर्म हुआ था, तो वहां से आप ये कर सकते हैं, इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना सकते हैं, तो वो भी है आप लेकर के बेसिकली उसे गर्म कर दें जिप्सम को लेकर के, तो बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो अब यूजेस में खिलौना बनाने में यूज होता है, अगर ब्रेक हो गया तो प्लास्टर वगैरह लगाने में इसका सारा यूज होता है। नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन एंट, तो एट होगा आपका कौन सा, फॉर्मिक एसिड। अब आपको पता है कि डाइल्यूशन करते समय हम लोग क्या करते हैं कि आपने पता होगा कि रिकमेंडेशन क्या है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। क्यों, क्योंकि अगर हम एसिड में वाटर डालेंगे तो वाटर हल्का होता है, वो आपको एक्सप्लोज करके बाहर आएगा और आप जल भी सकते हैं, इसीलिए हमेशा वाटर में एसिड डालते हैं, क्योंकि एसिड भारी होता है, जिससे मिल जाए प्रॉपर। बेकिंग सोडा यूज फॉर एन एंटासिड, क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है, जो स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है वो। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फॉर्मूला नेम ऑफ फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कोहल। तो फोर्थ मेंबर का मतलब हो जाएगा 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल आप बना लीजिएगा, तो इसका आंसर ब्यूटेनॉल होगा। बी का व्हाट हैपन है एथेनॉल हीटेड विद एल्कलाइन KMnO4, तो जानते हो ये ऑक्सीडेशन होगा, इससे बनेगा तो आपका एथेनोइक एसिड बन जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एथेनॉल विद एथेनोइक एसिड, ये सीधे सीधे आपको पता ही है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। when carboxylic acid react with ethanol basically to form ester। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा भाई, आपको भी पता है कि एथेनॉल को अगर हम हीट करेंगे कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में तो इथीन बनता है, और H2SO4 का काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से। ठीक है, तो ये काम हो गया, आपको बताया भी था क्लास में। आयनिक कंपाउंड के पास जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है।
ये सोल्डर में जो एलॉय होता है लेड एंटीन यूज किया जाता है वेल्डिंग वायर में, क्यों? क्योंकि इसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और आराम से जो है एक दूसरे को ऐड करने में मदद करते हैं। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस टू ऑक्साइड ऑफ Na और मैग्नीशियम, क्योंकि इसके जो ऑक्साइड होते हैं बहुत ही रिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो इस तरह ये रीजन होता है। अगला दिया है कि रिएक्शन ऑफ कंपाउंड एक्स विद एल्यूमिनियम टू ज्वाइंट रेलवे ट्रैक, तो आपको पता है ये थर्माइट रिएक्शन पूछ रहा है, आपको बताया अभी तक क्लास में, वहां से आप ये कर सकते हैं। फिर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है कि पीबीसी की हम कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो और वो गुड इंसुलेटर का काम करता है। और नेक्स्ट है कि टू मेक हॉट वाटर टैंक कॉपर इज यूज एंड नॉट स्टील, क्योंकि कॉपर जो होता है बेटा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, पानी जल्दी गर्म होता है, थोड़ा रस्ट देर में लगता है, बल्कि स्टील में रस्ट लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू द कॉपर। फिर क्या लिखा है? शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO, तो आपको पता है इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 8। आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा, जिससे बन जाएगा CaO। थैंक यू वेरी मच। बाकी और डिटेल सोल्यूशन के लिए आप नेक्स्ट टीचर्स आपके सामने आएंगे, बायो के और उसके बाद फिजिक्स के। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात चल रहे थे, अब हम आपको बायोलॉजी लेकर आए हुए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं ये बायोलॉजी आज तो बहुत आसान था, देखते रहे, आप देख करके भी आंसर तुरंत लगाए होंगे, फिर भी देखिए हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, देखिए क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिनको भी कंफ्यूजन है एक बार दूर करते हैं। आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ गया, पहला आपने देखा कि इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ रिएक्शन में, ये पूछा ये चारों रिएक्शन में कौन सा कैरेक्टर जो है एनएरोबिक के लिए होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिस्पायरेशन मेनली 2 टाइप, दैट इज एरोबिक एंड एनएरोबिक। जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है उसको एनएरोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के क्या प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोला आपने? एरोबिक। यानी आप देख रहे हैं यहां पर एनएरोबिक, ऑक्सीजन तो एब्सेंस होगा, लेकिन करेक्ट कौन सा होगा? देखिए पहला ग्लूकोज से पायरुवेट एब्सेंस, ये करेक्ट नहीं होगा। ये भी देखिए सेकंड में भी पायरुवेट एनर्जी, ये भी करेक्ट नहीं है। और देखिए यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि देखिए लैक ऑफ O2, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी है, लेकिन आप जानते हैं कि पायरुवेट से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादा भाई दौड़ने में, चलने में जो थकान होती है इसी की वजह से होती है, लैक्टिक एसिड, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अब ये सभी जानते हैं कि इसमें 2 तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये देखिए ये नॉन वाले में क्या है, इसमें आपने देखा पेपर तो होता नहीं, ये आसानी से भाई देखिए डिजॉल्व हो जाता है। DDT का नाम सुना होगा, इसमें क्या होगा? DDT, क्योंकि वुड भी नहीं होगा, वेजिटेबल भी नहीं होगा, तो आप देखिए इसमें कौन सा होगा भाई? DDT। ओके ओके, नहाने का मजबूत साबुन आपने देखा अभी। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, आप देखिए एन इकोसिस्टम कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ। अब देखिए इसमें बताया कि जो इकोसिस्टम होता है कहां से स्टार्ट होता है? पहला प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को जो खाता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, इस तरह के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यानी एनर्जी कहां पे होती है? फूड चेन में आपने देखा होगा, जो ग्रासेस होते हैं, घास होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, उसको जो खाता है उससे 10% डिक्रीज होता है। यानी सबसे ज्यादा इसमें अगर मैक्सिमम नंबर की बात किया जाए तो ज्यादा नंबर में कौन सा आता है भाई? इसमें आता है प्रोड्यूसर। ओके, समझ में आया? देखा आपने, प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे। नेक्स्ट फोर्थ आप देखिए, ये आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंट्रोल द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इन द लीफ ऑफ द प्लांट। जैसा कि सब जानते हैं स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू डिपेंड अपॉन द गार्ड सेल। एक गार्ड सेल होते हैं, 2 गार्ड सेल होते हैं, ये इसी के खोलने और बंद करने में, ये आपने देखा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन सा सेल बता रहे हैं? गार्ड सेल। देखिए ये है गार्ड सेल, ये गार्ड सेल होता है, और ये इसी के वजह से ये क्या होता है? स्टोमेटा खुलता और बंद होता है। यानी सब मिला के क्लियर हो गया
कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू डिपेंड अपॉन दी या कंट्रोल बाय गार्ड सेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ओजोन इज द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ द ऑक्सीजन एंड ओजोन शील्ड अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल इंफ्रारेड रेडिएशन। एंड नेक्स्ट CFC chlorofluorocarbon are they linked to the decline of the O3 ozone layer in our atmosphere and ozone at higher level in the product of the UV radiation acting oxygen and molecule। देखिए आप सबको मालूम है इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये तो क्लियर है, आप सभी जानते हैं जो भी रे हार्मफुल रे आती है अल्ट्रावायलेट रे होती है, कौन रे नहीं होती है, इंफ्रारेड नहीं होती है। ये देखिए इनकरेक्ट शब्द दिख रहा है, बी जो है इसके लिए बी जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड के जगह पे क्या होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट रे होना चाहिए, तो ये करेक्ट है, आपने देखा। नेक्स्ट आप देखिए, इन ह्यूमन बीइंग्स द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एग टेक्स प्लेस इन विच द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे जैसा कि आप जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट होता है भाई, जहां पर हमने तो फर्टिलाइज एग की बात है, इम्प्लांटेशन ओनली अकर्स इन यूट्रस। कहां पे होता है ये, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, वहीं पे अटैच होकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द ह्यूमन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म हैविंग द Y क्रोमोसोम एंड द जाइगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। आप सभी जानते हैं कि Y क्रोमोसोम मेल में होता है, इसलिए उसका डिप्लॉइड सेल में उसका कॉम्बिनेशन सही होता है। 44 ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर सेक्स होता है जिसका नाम क्या होता है, XY, इसलिए मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा, C 44A+XY। ओके, नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में देखिए सभी देखिए स्टेटमेंट एयरसेशन और रीजन की बात करते हैं, तो सभी जानते हैं, दिया यहां पर सब लोग पढ़े होंगे। इसमें फर्स्ट देखिए दिया क्या, बैक्टीरिया दैट कैन withstand heat have the better chance of the survival in the heat waves and R is accumulation। इसके लिए मोस्ट करेक्ट देखिए ये दोनों सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है, और जो बी वाला आर वाला जो स्टेटमेंट है एक को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा सही होगा, ए। क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए, इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो अब 9 में देखिए ये आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। सबको मालूम है कि जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है भाई, ग्वाइटर डिजीज होती है। एंड वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ग्वाइटर इज स्वेलिंग ऑफ द नेक। ये नेक रीजन में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। ये कह रहा है ऐसे नहीं है, ये कह रहा है फर्स्ट वाला देखिए ऑप्शन क्या होगा, इसका बी सही इसलिए होगा कि बोथ ए और आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कौन सा आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इसलिए आपने देखा बी सही है। नेक्स्ट 10 ब्रीफली मेंशन दी स्टेप इन डबल सर्कुलेशन थ्रू द ह्यूमन हार्ट। आप सबको हम बता चुके हैं भाई, देखिए दिल की बात है और लोग कहते हैं कि दिल में देखिए कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो आप देखिए लेफ्ट और राइट में क्या है कि हमेशा जो है क्या होता है, राइट और लेफ्ट में किधर प्योर होता है, क्यों भाई, किधर आपने देखा एट्रियम। बॉडी से जब जाता है तो लेफ्ट देखिए यहां बता रहे थे, पहले लेफ्ट में जाता है, राइट में जाता है, राइट से क्या होता है लेफ्ट में। तो ये जब जाता है राइट में, तो राइट से देखिए अब जब जाएगा तो इसमें हमने बताया था क्या होगा भाई, राइट से जब जाता है तो क्या होता है, इसमें सबको मालूम है कि यहाँ पे राइट इम्पोर है और यहाँ से लंग्स में जाके प्यूरिफाइड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वहां से किसमें आता है, ये लेफ्ट से भाई, लेफ्ट में आता है और लेफ्ट से पूरी बॉडी में जाता है। इस तरह एक बार इम्प्योर और एक बार क्या होता है प्योर, इस तरह के 2 तरह के सर्कुलेशन को हम क्या बोले, डबल सर्कुलेशन। एंड डबल सर्कुलेशन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। और ये सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग सब में ये होता है, जबकि सिंगल सर्कुलेशन केवल फिशेस में होता है और डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग में होता है। ओके, और इनकम्प्लीट किस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है। तो ये आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स एंड द आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पार्ट ऑफ द PQRNS। आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप देखे होंगे ब्रेन में स्पाइनल कार्ड होता है। जब हम किसी बॉयल देखा अपने बॉयल चीज को या हीट को कोई भी,
गर्म चीज को जब टच करते हैं तो यहां से जब टच करते हैं तो हीट जब रिसीव करता है तो ये देखा यहां पर ये रिसेप्टर है। पी क्या है? पी जो है एक्चुअली क्या होता है? रिसेप्टर होता है। पी देखिए रिसेप्टर का काम करता है। और ये देखिए पी रिसेप्टर हुआ और यहाँ पे ये सेंसरी हुआ, ये स्पाइनल कार्ड हुआ, ये क्या होगा भाई? ये देखिए इफेक्टर हो गया। तो ये तो आपने पी क्यू आर एस टी आपने देखा होगा, मैसेज को रिसीव किया, ये रिसेप्टर से स्किन से गया कहां पे? सेंसरी, और सेंसरी से किस में गया? स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से किस में आ गया? ये आपने देखा रिसेप्टर। और इस तरह से इस तरह के एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिएक्शन अगेंस्ट स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, देखा नेक्स्ट पॉइंट के लिए जैसा कि आपने बता दिया क्या है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी विच ऑफ द प्लांट हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखिए सभी जानते हैं हार्मोन, हमने प्लांट हार्मोन पढ़ा था जिसका एक कोड बताया था। ए जी क्या है? ए से एक्जिन, जी से जिबरलिन, सी से साइटोकाइनिन और ए से एब्सिसिक, ई से इथाइलिन। तो ये आपने देखा, ये जो है पहले भी हम बता चुके हैं कि यहां पर जो भी होता है इसके अनुसार आपने देख लिया होगा कि क्या होता है भाई? प्रमोट सेल डिवीजन। कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन के होता है? तो उसका नाम होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट पॉइंट, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को कौन रोकता है? तो ये सभी जानते हैं एब्सिसिक एसिड, जिसका नाम होता है एबीए। तो एबीए आपने देखा। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ लाइट, इसके लिए एक होता है हार्मोन जिसका नाम होता है ऑक्सीन। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं विल्टिंग ऑफ लीफ, इसके लिए भी जब लीफ जो है जब विल्ट करता है, मुरझा जाता है, उसके लिए भी होता है एबीए, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इनके लिए अभी हम बता रहे थे, मेंशन एनी वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द यूजिंग प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरनमेंट, सजेस्ट बेटर अल्टरनेटिव्स टू द, ये आपने देखा अस यूज ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, यानी सभी मिला के देखिए इसमें क्या बोला कि कभी बहुत सारे लोग आजकल जो सामान लेते हैं प्लास्टिक बैग में लेते हैं और ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और ये इससे क्या होता है जब डिग्रेडेबल नहीं होता है तो इससे पॉल्यूशन कार्य करता है, ये वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। आपने पहले भी देखा होगा ये वाटर पॉल्यूशन बहुत सारे पॉल्यूशन कार्य करता है, तो ये आपने देखा इसके लिए हार्मफुल इफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट पैडी रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर एंड पेस्टिसाइड, ये सब प्रोसेस लेने से क्या होता है? इस केमिकल रिक्वायर्ड बॉडी, व्हाट इज दिस? द फिनोमिना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, ये आपने लिखा होगा। नेक्स्ट, सो ए क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट हैविंग द राउंड एंड ग्रीन सीड एंड ए पी प्लांट हैविंग wrinkled and yellow seeds up to the F2 generation, and also write the down result of the F2 generation. अब तो सभी पढ़ चुके हैं, मेंडल के मेनली 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। ये आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में है कि जब F2 में जनरेशन जब ये कराते हैं तो सभी जानते हैं कि इसमें जो डोमिनेंट होता है वो एक्चुअली में देखिए कैपिटल आर होता है, राउंड येलो होता है। और हमने बताया था कि स्मॉल आर जो है व्रिंकल्ड की बात करते हैं, और इसी में देखिए जहां भी कैपिटल की बात कर रहे थे यहां पे देखिए ये हमने बता रहे थे कि कौन सा होता है? राउंड येलो है। तो ये देखिए पहले भी आप पढ़ चुके हैं कैपिटल आर। देखिए इसका जब F1 जनरेशन आता है तो क्या होता है भाई? पहले देखा कैपिटल आर और आपने देखा कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, और दोनों को क्रॉस कराते हैं तो आपने देखा होगा जब क्रॉस कराते हैं तो उसमें आता है कौन सा F1 में? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसको हम बोलते हैं ऑल ओवर राउंड येलो। तो पहला आप F1 की बात कर रहे थे, और F2 में जब आता है तो इसका रिजल्ट सभी जानते हैं कि इसका क्या होता है? 9:3:3:1, यानी 9 जो होता है राउंड येलो होता है, और 3 जो होता है ये देखिए आपने येलो ग्रीन की बात करते, लास्ट में व्रिंकल्ड ग्रीन आता है जो आप सभी जानते हैं कि इसमें लास्ट में आता है F2 जनरेशन में। तो ये मेंडल के लॉ आपको हम बता चुके हैं, बहुत डिटेल बता चुके हैं, काफी इसमें अपने भाई समय भी लगेगा। देखिए नेक्स्ट आया किडनी की बात कर रहे हैं। अच्छा, किडनी जो है हेल्प इन रेगुलेट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड वेरियस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी। नॉर्मली किडनी फिल्टर अबाउट इतना। आप सभी देखिए पहला दिया है कि इसमें किडनी का जो फंक्शन होता है बाउमेस कैप्सूल इसको बोलते हैं, आप जानते होंगे यू शेप का स्ट्रक्चर होता है, और उसमें बाउमेस कैप्सूल पहले बोलते हैं।
इसका फंक्शन होता है, ये ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। क्या करता है? ये ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। और ये भी बता रहे थे कि जितने भी यहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी से बाहर करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करता है, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेसेसरी है, क्योंकि ये जो पॉइजन होता है, क्रिएटिन होता है, इससे किडनी फेलियर हो जाती है और बाद में उसको डायलिसिस करा के फंक्शन किया जाता है। और सभी जानते हैं स्टेट टू सिमिलर बिटवीन द लंग्स एंड किडनी, ये भी सबको मालूम है। ये लंग्स और किडनी के दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। ये देख गैसियस एक्सचेंज करता है, ये भी तो बाहर कर रहा है CO2 वगैरह। ये किडनी है, वे भी वेस्ट प्रोडक्ट को ये भी बाहर करती है। तो ये दोनों की काफी चीजें हैं जो सिमिलर होती हैं। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, सुगर डज नॉट प्रोड्यूस द सीड एंड सो नेम ऑफ द प्रोसेस एंड विच इट विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस। इस तरह के प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा प्रोपगेशन होता है? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। एंड लिस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। इस मेथड के बहुत सारे भाई एडवांटेज है कि इससे प्रोडक्शन जो है जल्दी होता है और तेजी से होता है, ज्यादा भी होता है। इसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखा बिसाइड द सुगर केन्स एंड द 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, दैट इज पोटैटो और रोज। 2 चीजें होती है। कौन सी होती है? पोटैटो और रोज। नेक्स्ट आप देखिए, बाय रिजनरेशन इज नॉट पॉसिबल ऑल दिस टाइप ऑफ द एनिमल्स। ये भी जानते हैं कि इसमें रिजनरेशन पॉसिबल नहीं होता है। और इस तरह से आपने देखा होगा। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो सभी जानते हैं कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। और सभी जानते हैं जाइगोट इसमें क्या होता है। आपने देखिए फ्लावर पोस्ट फर्टिलाइजर, 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद। अच्छा, फर्टिलाइजेशन जब होता है, मेल फीमेल जब मिलते हैं, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड, आपने देखा फर्टिलाइजेशन। सेकंड, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, और ये ओवरी डेवलप इनटू कौन सा? फ्रूट। और नेक्स्ट आपने देखा सेपल्स फॉल अप कर जाता है। यानी कभी भी फ्लावरिंग प्लांट में ये जो होते हैं, ये जो है इसका कोई जो है फर्टिलाइजेशन में यूज नहीं होता है, ये फॉल अप कर जाते हैं, गिर जाते हैं। और नेक्स्ट डिफाइन द जनरेशन, यानी कि सब मिला के सीड डेवलप न्यू प्लांट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये भी आपने देखा, ये जर्मिनेट करता है। इस तरह से आपने देखा कि टोटल जो भी इसमें ये ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, ये बहुत इजी रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट भी रहे। तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं।